हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि कल हमने बॉटनी शुरुआत की थी एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जिसे हमने कहा था एनवायरमेंटल इश्यूज। ये टॉपिक इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे थे, तो थोड़ी देर अपन पुराने लेक्चर को रिवाइज करते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा था। जैसे कि हमने देखी थी इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसके अंदर सबसे पहले कौन सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो उसका आंसर 1986 में। फिर देन आफ्टर अपन ने देखा था एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वो कब आया था बेटा, वो 1981 में। और 1987 के अंदर उसमें नॉइस पोल्यूशन को ऐड कर दिया गया था। देन आफ्टर हमने पढ़ा था वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वो कब आया था बेटा, वो 1974 में। देन आफ्टर हमने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात की थी, वो आई थी 1988 में। देन आफ्टर हमने पढ़ा था ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कौन से ईयर में आया था, मिड 1980s के अंदर। आफ्टर दैट हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के रिलीज को कम करने के लिए जो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल पड़ा था, वो आया था 1987 में। देन वो प्रभावित कब हुआ था, कब प्रभावी हुआ था, कब अफेक्ट मतलब बोल सकते हैं अपन केम इनटू इफेक्ट कब हुआ था उसका, 1989 के अंदर। और लास्ट में हमने चिपको मूवमेंट की बात की थी, जिसमें हमने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड की भी बात की थी, जो कि कब हुआ था चिपको मूवमेंट, 1974 में। आज हम शुरू कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज का ही एक और अगला टॉपिक, जिससे हर साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उसकी बात शुरू करते हैं बेटा अपन। ग्रीन हाउस इफेक्ट, या जिसको अपन ग्रीन हाउस प्रभाव कह सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, वो सब सवाल के रूप में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। जिसके अंदर सबसे पहला ये है कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका अगर अपन बात करें, इसका बेनिफिट भी है हमको। लेकिन अगर ये प्रभाव बढ़ता जाएगा समय के साथ में, जैसे कि जनसंख्या या पॉपुलेशन बढ़ रही है, या फॉसिल फ्यूल्स का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उसके साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा, जो कि आगे चल करके हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकता है। तो सबसे पहले अपन इसके बेनिफिशियल इफेक्ट की बात करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हमारा अर्थ का, या बोल सकते हैं हम अर्थ सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है, तो एवरेज टेम्परेचर है कितना है बेटा, वो है 15 डिग्री सेल्सियस। बोले सर 15 डिग्री कैसे बोल सकते हैं हम लोग तो मरुस्थल के पास रहते हैं, डेजर्ट के पास रहते हैं, वहां पर तो 50 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। कुछ बोलेंगे सर पोल्स के अंदर तो माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो अपन पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, उसके एक औसत तापमान की बात कर रहे हैं, एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सबको सबका एवरेज निकाल करके 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। यही कारण है कि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। अगर अपन बात करें कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या दिक्कतें आएगी, कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ सरफेस पर नहीं चल रहा होता, तो क्या इफेक्ट आता कि जो अर्थ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर है, या अपन कह सकते हैं जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, वो कितना हो जाता बेटा, -8। और ये -18 डिग्री सेल्सियस होने के कारण क्या दिक्कतें हमारे को झेलनी पड़ती, कि आज हम जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर देख रहे हैं, उनमें से आधी से ज्यादा जो इस लो टेम्परेचर पर सरवाइव ही नहीं कर पाती, वो आज हमारे आंखों के सामने नहीं होती। और क्या पता जो ह्यूमन, जो सबसे बेटर ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, ये ह्यूमन भी इस धरती पर इतने ज्यादा इवॉल्व नहीं हो पाते। अगर अपन बात करें कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कर क्या रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कर क्या रहा है, बोले इसने एवरेज टेम्परेचर को इतना बढ़ा कैसे दिया, 15 डिग्री सेल्सियस कैसे रखा, गर्म कैसे रखा अर्थ सरफेस को। तो उसके पीछे का कारण है, गर्म रखने के लिए कौन चाहिए, बोले कौन से रेडिएशन के रूप में होती है ये, तो ये होती है इंफ्रारेड रेडिएशन। इस रेडिएशन के रूप में बेटाओ, इंफ्रारेड रेडिएशन के तो अपन क्या कह सकते हैं, IR बोलते हैं। कि ये हीट रेडिएशंस को, इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या नहीं होने देती, हमारी अर्थ सरफेस से, एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं होने देती। मतलब कि जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है जो हम सब ने देखा है, कि जब हम गाड़ी को थोड़ी देर के लिए धूप में खड़ी कर देते हैं, तो गाड़ी धूप में खड़ी हो जाती है, और हम बाद में उसको खोलते हैं, तो हमारे को गर्म महसूस होता है बहुत ज्यादा। उसके पीछे कारण ये है कि जो गाड़ी का कांच था, उस कांच के थ्रू जो सन है, उसकी सोलर रेडिएशन गाड़ी के अंदर आई। और ये जो सोलर रेडिएशन अंदर आए, ये क्या प्रोड्यूस कर दिए वहां पर, इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, किसे बेटाओ,
इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया हीट को, गर्मी को। अब ये गर्मी बाहर जानी चाहिए थी गाड़ी से, लेकिन क्यों नहीं गई? क्योंकि इस हीट को ट्रैप कर लिया। इसने ट्रैप कर लिया ग्रीन हाउस गैसेज। बोले सर गाड़ी में अलग से भरे थे क्या ग्रीन हाउस गैस? अलग से नहीं भरे थे। हम सबको पता है एक ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और हमारी गाड़ी में कभी ना कभी हमने एसी चलाया है। वो एसी की ग्रीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गाड़ी में जो प्रेजेंट थी, उसने को ट्रैप कर लिया, किसको पकड़ लिया, कांच से बाहर नहीं जाने दिया, जिसके कारण हमारे को गर्म लगती है, हमको बैठने के बाद गर्मी में। उसी तरीके से जो अर्थ की सरफेस है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अर्थ सरफेस, इस अर्थ सरफेस पर जब सोलर रेडिएशन आते हैं, सूर्य की किरण आती है, तो यहाँ पर आईआर रेडिएशन बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो हीट होती है उसे क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। तो एटमॉस्फेयर से एस्केप जाता है। और बोलते हैं कि ये ट्रैप करने का काम कौन करता है बेटाओ? इस ट्रैपिंग का काम कौन करता है? कहा जाता है हाउस। और इस हाउस गैस पर हमेशा सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। तो टोटल 4 गैसेस को हम ग्रीन गैस कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैस, क्यों इनका नाम ग्रीन हाउस गैस पड़ा? क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट दर्शा रही है? इस हीट रेडिएशन को ट्रैप करके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके कारण हमको अभी तक क्या फायदा हो रहा है कि जो अर्थ के सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर पूछा जाता है कि अर्थ पर इनका, या बोल सकते हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, इन ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन कितना है। जो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, तो सबको पता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, देन आफ्टर देन देन आफ्टर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या कहते हैं बेटाओ? इसे कल वाली क्लास में भी हमने इसका जिक्र किया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही थी जिसने ओजोन डिप्लीशन में अपनी भूमिका निभाई थी। ये जो CO2 है, ये CO2 कितना परसेंट है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर? 60%। कितना है बेटाओ? 60%। अगर अपन बात करें, ये क्या है, बोले मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है बेटाओ? CO2 का। देन आफ्टर अपन बात करें ये मीथेन का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 20% है। देन बात करें CFC का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो CFC का है 14%। और फिर बात करें 6% किसका है, N2O का। ये सवाल पूछा। ये जो 4 गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड बोले, मीथेन बोले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोले, या N2O बोले, ये मेन ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि क्या करती है, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से सोलर रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती है, एस्केप नहीं होने देती है सोलर रेडिएशन को। नहीं, सोलर रेडिएशन से जो हीट रेज प्रोड्यूस हुई है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ है, उसको बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण अर्थ सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो गर्म बना रहता है। और कितना बना रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं अपन। अपन देखते हैं कि यदि इन ग्रीन हाउस गैसेस का, जो हमने अभी 4 बात की है, यदि इन ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन, या बोल सकते हैं सांद्रता एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए। बोले ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी, एक बार फिर से बता दो सर। CO2, CH4, और कौन था, CFC और N2O। अगर इनकी कंसंट्रेशन, यदि इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, कहां पर इंक्रीज हो जाए? अर्थ के एटमॉस्फेयर पर। तो हम जानते हैं कि हमारे लिए खाना उतना ही जरूरी है जितना हमारा पेट भर सके। यदि हम जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो वो भी बादी कर देती है। उसी प्रकार ये गैसेस भी एटमॉस्फेयर पे उतनी जरूरत है जितना ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हो। लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन की रेट बढ़ रही है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही है, उनका लालच बढ़ रहा है। जैसे कि हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम का जो यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, उसके कारण ऐसी गैसेस जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। और ये इंक्रीज कंसंट्रेशन क्या कर देगा? ये अर्थ का एवरेज, तो औसत तापमान, अभी मैं कह रहा था ना 15 डिग्री सेल्सियस, वो क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है बेटाओ, इससे सवाल भी पूछता है कि एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। एक डाटा भी एनसीईआरटी बताया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीमेंट होने के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण लास्ट 30 ईयर्स के अंदर, पिछले 30 सालों के अंदर अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना बढ़ गया था, 0.6 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये बात जाननी चाहिए कि इनका कंसंट्रेशन यदि हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जिस दिन 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, उस दिन क्या होगा, उस दिन सी लेवल बढ़ जाएगा। जो स्नो हिल्स बोल सकते हैं या बोल सकते हैं स्नो वाले माउंटेन्स हैं वो पिघल जाएंगे, ग्लेशिएशन हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं, समुद्र का लेवल, सी लेवल बढ़ जाएगा और बहुत सारे देश और बहुत सारे राज्य क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड कंडीशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं, या बोल सकते हैं बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य पानी में डूब जाएंगे। और बोलते हैं कि इसको कहेंगे क्या, देखो एक टर्म जो हम सब पढ़ते हैं लेकिन हमारे को एक्चुअल मीनिंग पता नहीं रहता। ग्रीन हाउस इफेक्ट से एक बुरा प्रभाव होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, अभी तक अपन ने जो समझा कि धरती पर अर्थ एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण जो अर्थ का एवरेज या बोल सकते हैं अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज होने के कारण ये जो प्रोसेस कहला रहा है यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग के दो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारे जो देश हैं, बहुत सारे जो राज्य हैं वो पानी में डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिसका नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, एल नीनो इफेक्ट। तो एल नीनो इफेक्ट क्या है, एल नीनो इफेक्ट है ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस। ऑड का मतलब क्या होता है बेटा, अजीब से क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जिस जगह कश्मीर जैसी जगह जहां पर बर्फ गिरती थी वहां पर बर्फ गिरना बंद हो जाएगी, वहां गर्मी पड़ने लग जाएगी। और जिस जगह मरुस्थल जैसी जगह बरसात होने लगेगी, जहां पर बहुत गर्मी पड़ती थी वहां ठंड होने लगेगी। तो ऐसे ये सब चीजें किसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग के। तो अपन ने इस टॉपिक के अंदर बेटा क्या क्या पढ़ा, एक और डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं पहले, कि आपके एनसीईआरटी के अंदर एक पाई चार्ट बना हुआ है। ये जो पाई चार्ट है ये किसके कंट्रीब्यूशन को समझाता है, ग्रीन हाउस गैस के कंट्रीब्यूशन। तो ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूशन। और इस ग्राफ के अंदर हमको एबीसीडी करके, ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन का एबीसीडी करके हमको एग्जाम में पूछ सकता है कि ए के अंदर हम कौन सी गैस भरेंगे, बी में हम कौन सी गैस भरेंगे, सी में हम कौन सी गैस भरेंगे। एक मिनट रुकना। हमसे ये पूछ सकता है कि ए बी सी डी को आप फिल करिए किस अकॉर्डिंग, ग्रीन हाउस गैस के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। जिसके अंदर हम बात करें तो देखो इस प्रकार का वो डायग्राम बनता है बेटा। ए इसको कह देगा, बी कह देगा बेटा इसको, सी कह देगा इसको और डी कह देगा इसको। हमको क्या पता है कि 4 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेज होती है। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा 60%। तो इसको हम क्या कह देंगे, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी परसेंट कंट्रीब्यूशन, 60% कंट्रीब्यूशन। बी नंबर कौन है कंट्रीब्यूशन के अंदर, बी नंबर है, हमने देखा था अभी मीथेन CH4, कितना परसेंट बेटा, 20%। देन आफ्टर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, जो हमारे क्या ना घरों में रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर के यूज से निकल रही है बाहर, वो CFC का कितना परसेंट था, 14%। और लास्ट में है N2O, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, 6%। तो अभी तक अपन ने क्या देखा बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक बार फिर से अपन समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट देखे, कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उस ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या रिजल्ट है कि हमारे अर्थ का एवरेज जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी एब्सेंस में क्या होता, तो एब्सेंस में टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता, क्योंकि ये अर्थ सरफेस को गर्म करने का काम करता है। कितना हो जाता, -18 डिग्री सेल्सियस। तो बोलते हैं ऐसा ये क्या करता है कि अर्थ सरफेस गर्म रहती है। तो हमने अभी समझा कि जो अर्थ पर सूर्य की जो सौर ऊर्जा आ रही है या बोल सकते हैं सोलर रेडिएशन आ रहा है, वो सोलर रेडिएशन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को ट्रैप करने का काम कौन करता है बेटा,
ग्रीन हाउस गैस, और उनको ट्रैप करके वो पकड़ लेते हैं, और ट्रैप करके पकड़ के उसको एस्केप नहीं होने देते एटमॉस्फेयर से, जिसके कारण वो गर्मी, वो उष्मा, वो हीट हमारी अर्थ सरफेस पर रह जाती है और वो उसे गर्म करती है। यही है एग्जाम्पल जो हमारे गाड़ियों में होता है कि गाड़ियों के कांच से जब सोलर रेडिएशन, जब सौर विकिरण अंदर आ जाती है और तो वो उष्मा प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, और उसको ट्रैप करने का काम कौन करता है बेटा? यही ग्रीन हाउस गैसेस, जिसके अंदर सीएफसी एक एग्जाम्पल है बेटा, या जिसमें CO2 एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम भी तो उस गाड़ी में बैठ रहे हैं, हम भी तो सांस ले रहे हैं, हम भी तो उसमें CO2 छोड़ रहे थे। वही CO2, वही CFC जो एसी से निकल रही थी, वो किसको ट्रैप करने का काम की? उस हीट को, और उस हीट को बाहर नहीं निकलने दी उन कांचों से, जिसके कारण थोड़ी देर बाद हम जब गाड़ी में बैठे तो हमें गर्म सीटें महसूस हुई, हमें थोड़ा टेम्परेचर हाई महसूस हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने वाली गैसेस क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है अर्थ एटमॉस्फेयर में? तो बोलेंगे 4 है, जिसके अंदर सबसे पहली कौन सी है? CO2 है। क्या कंट्रीब्यूशन है? 60%। देन आफ्टर कौन है? मीथेन है। कितना कंट्रीब्यूशन है? 20%। देन आफ्टर कौन है? CFC। कितना कंट्रीब्यूशन है? 14%। और उसके बाद लास्ट कौन है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड N2O। कितना कंट्रीब्यूशन है? ओनली एंड ओनली 6%। और उसके अंदर हमने क्या बात देखा कि यदि एटमॉस्फेयर में बढ़ती पॉपुलेशन के कारण, या अपन कह सकते हैं एक्सिस फॉसिल फ्यूल के यूटिलाइजेशन के कारण, एक्सिस रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के कारण इन ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, तो उसके कारण अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण अर्थ सरफेस गर्म हो जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? इसके ये हार्मफुल इफेक्ट्स है बच्चों कि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ने से स्नो पिघलेगी, सी लेवल बढ़ेगा, और काफी देश, काफी राज्य, काफी रीजन्स क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। और सेकंड इफेक्ट क्या है बेटा? सेकंड इफेक्ट अभी थोड़ी देर पहले नाम तो लिया था, लिख भी देते हैं, एल नीनो इफेक्ट। क्या नाम है बेटा? एल नीनो इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस। ऑल्ड क्लाइमेटिक चेंजेस बोलते हैं। ओल्ड क्लाइमेटिक चेंजेस में ऑड का मतलब क्या है? बोलते हैं अजीब। अजीब क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। कश्मीर जैसी जगह, या जहां पर बर्फीली पहाड़ियां थी, वहां पर पता लगा गर्मी बढ़ गई, बर्फ सारी की सारी पिघल गई। और जिस जगह मरुस्थलों में, डेजर्ट्स में, जहां बहुत गर्मी पड़ती है, इक्वेटर रीजन्स में जहां सूर्य की किरणें बहुत अधिक आती है, बहुत गर्मी पड़ती है, उस जगह हम देखेंगे कि बारिश हो रही है, वहां पर बर्फ गिर रही है, वहां पर स्नोफॉल हो रहा है। तो इस तरीके के ये सब क्या है? साइड इफेक्ट्स हैं किसके? ग्लोबल वार्मिंग के। तो ये टॉपिक अभी हमने पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं हमारा एक और ऐसा ही टॉपिक जिससे सवाल पूछे जाते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब तुम्हारे को पूरा समझ में आ जाएगा, अच्छे से सुनते रहो। बायोमैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं इसे। और इसका आसान सा मतलब क्या है बेटा? इसका आसान सा मतलब है कि जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या बेटा? जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कोई विषैला पदार्थ, बोले कि जैसे सर हमको एग्जाम्पल देके बताओ, एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो DDT और एक मरकरी। दोनों ही क्या हैं? विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। और इनकी एंट्री कहाँ हो जाए? ये एंटर कर जाए बेटा, ये प्रवेश कर जाए किसमें? एक फूड चेन में बेटा, एक फूड चेन में, एक खाद्य श्रृंखला में। और मेजरली ये एनसीईआरटी में जो टॉपिक दे रखा है, ये वाटर पॉल्यूशन में दे रखा है। इसलिए जो फूड चेन हम बोलेंगे वो कौन सी बोलेंगे? एक्वेटिक फूड चेन। तो ये अगर बोलते हैं कि यदि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर कर जाए किसमें बेटा? एक्वेटिक फूड चेन में। बोले सर थोड़ा फूड चेन समझो एग्जांपल दे करके। तो यदि हम एग्जांपल देखें, या इकोसिस्टम या पारिक तंत्र में आपने पढ़ रखा होगा, कोई भी फूड चेन होती है वो पोषक स्तरों से मिलकर के बनी होती है, ट्रॉपिक लेवल से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि वो अच्छी तो 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल वाली होती है, लेकिन आगे चल करके जब अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो अपन 5 वाला देखेंगे। इसलिए अगर अपन देखना चाहें कि ये मान लो ये कोई फूड चेन,
ये कोई फूड चेन है जो कि पानी के अंदर, जलाशय में, वाटर बॉडी के अंदर चल रही है। और इन फूड चेन के अंदर मान लो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर किसकी एंट्री हो गई? जैसे मान लो हम खेती कर रहे थे, डीडीटी आज बैन कर दिया गया है, लेकिन पहले के समय में जब इसका उपयोग होता था और ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण, या कह सकते हैं पानी बहता हुआ अगर किसी भी तरीके से उस डीडीटी को कहां ले जाए, कहीं नदी में ले आए, किसी झील में ले आए, तो वो एंट्री तो हो गई पानी में। फिर उसके बाद में वो किस में चले जाएं? उसके ट्रॉपिक लेवल में, उसके पोषक स्तर में एंट्री कर ले, तो वो एक के बाद एक दूसरे पोषक स्तर में बढ़ती जाएगी। तो बोले सर बढ़ती जाएगी तो क्या उतनी मात्रा रहेगी? बोले नहीं, इसकी मात्रा, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस था, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस था, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस था, उसका जो कंसंट्रेशन है, वो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जिससे हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो मैग्नीफाइंग होकर के, या बोल सकते हैं बहुत बड़ा देखने को मिलता है, उसी तरीके से ये जो कंसंट्रेशन छोटी मात्रा में प्रवेश किया था, एंट्री किया था लोअर ट्रॉपिक लेवल में, वो सब्सिक्वेंट वन बाय वन जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। बोले सर ये हम में भी होता है क्या? बोले अब हम खाना खा रहे हैं, हम में तो वो नहीं जम रहा, हम में तो ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ रही। उसके पीछे कारण क्या है कि हम जब खाना खाते हैं तो हम प्लांट से ही तो खाना ले रहे हैं, प्लांट का ही तो स्टोर्ड फूड मटेरियल खा रहे हैं, प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड स्टार्च के रूप। जैसे मान लो हमने आलू की सब्जी खाई, चावल खाया, रोटी खाई, तो हमने वास्तव में हमारी ओरल कैविटी में क्या रखा? हमने स्टार्च को रखा। जब वो हमारे पाचन तंत्र से, डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे स्टमक में पहुंचा, तो वो किस में बदल चुका था? सिंपल शुगर में बदल चुका था, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में बदल चुका था, ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज ब्लड में कहा जा रही है? हर सेल्स के पास जा रही है। लेकिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्यों इतनी नहीं बढ़ रही? हम बचपन से खाना खाते हुए आ रहे हैं, ग्लूकोज इतना ज्यादा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसका उपापचय हो रहा है, उससे हमारे को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उससे हमारे को एनर्जी मिल रही है। और जो बचा हुआ फूड प्रोडक्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट है, उसका एक्सक्रिएशन हो जा रहा है। तो बोले सर यहां पर फिर कंसंट्रेशन बढ़ना हमको समझ में आ गया, कि बोलते हैं कि ये सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल में कंसंट्रेशन क्यों इंक्रीज हो रही है टॉक्सिक सब्सटेंस की? क्योंकि ये पदार्थ, ये सब्सटेंस पहले ट्रॉपिक लेवल में जब आए, दूसरे में जब आए, तीसरे में जब आए, चौथे में जब आए, तो वो जमते गए, वो एक्यूमुलेट होते गए, वो एकत्रित होते गए। ना तो उनका उपापचय हुआ, ना तो उनका मेटाबॉलिज्म हुआ, और ना ही उनका एक्सक्रिएशन हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं? जब भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि एक एग्जांपल देता है एनसीईआरटी, डीडीटी बोलो या मरकरी बोलो, वो जब एंट्री कर जाए, जब वो एंटर कर जाए, प्रवेश कर जाए किसी एक्वेटिक फूड चेन में, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन सब्सिक्वेंट एक के बाद एक ट्रॉपिक लेवल में क्या होता जाएगा बेटा? इंक्रीज होता चला जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है कि दैट टॉक्सिक सब्सटेंस is neither that toxic substance is neither मेटाबोलाइज्ड, ये ना तो क्या हुआ बेटा? मेटाबोलाइज्ड हुआ, और ना ही और एक्सक्रिएटेड, ना ये शरीर से बाहर निकला। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इसको और क्लियर समझने के लिए दोनों एग्जाम्पलों को समझाया गया है, तो हम भी दोनों एग्जाम्पल्स को समझेंगे। सबसे पहले हम किसका बायोमैग्निफिकेशन समझेंगे? किसके कंसंट्रेशन को बढ़ते हुए समझेंगे? डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन, डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन। आप आगे चाहे कॉलेज में चले जाएं, ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हर साइंस से रिलेटेड ये टॉपिक पूछा ही जाता है, आगे भी आपको पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझें कि डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन कैसे समझेंगे। तो अपन डीडीटी को क्या कहते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस। अब इसकी क्या करानी है? एंट्री करानी है, किस में? फूड चेन में। एंटर्स एक्वेटिक, ठीक है। बोले सर फूड चेन तो दिखाओ, लिख के क्या होगा? तो फूड चेन देखते हैं। सबसे छोटा ट्रॉपिक लेवल, सबसे छोटा ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा? तो सबसे छोटा ट्रॉपिक लेवल हम सभी जानते हैं एक्वेटिक फूड में, वो क्या है? हिंदी में तो पादप प्लवंक है, और इंग्लिश में बोले तो फाइटो
बोलते हैं इनको खाया किसने, इनको खाया जंतु प्लवंक ने, या जिसे हम क्या कहते हैं बेटाओ, जू प्लैंक्टन। फिर बोले इन्हें किसने खाया, इनको खाने वाली आ गई छोटी छोटी मछलियां, जिसे हम क्या कह देंगे। अब बोले छोटी मछलियां तो राज करेगी, बोले राज कैसे करेगी, बड़ी मछलियां भी बैठी है जो इन्हें खा जाएगी, जिसे हम क्या कह देंगे बेटाओ, लार्ज फिशेज। अब तो बोले सर लार्ज फिश जरूर करेगी, लेकिन बोले इनका बाप ऊपर बैठा है, जो उनके किनारे पर जो पक्षी बैठे हैं, जो मछलियों को खा जाएंगे, जिन्हें हम क्या कह देंगे, फिश ईटिंग बर्ड्स कह देंगे, जो नदी के झीलों के किनारे बैठे हुए हैं, जिसमें से एक का नाम एनसीईआरटी बताती भी है, जिस क्या कहते हैं, गल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटाओ, गल। बोले सर आपने पीछे एक बात कहना भूल गए कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन का इफेक्ट, सबसे ज्यादा उस टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कौन से ट्रॉपिक लेवल पर दिखेगा। आपने पहले तो 4 बनाए थे, आज 5 बना दिए, मेरा मन करेगा 3 बना दूं, किसी का मन करेगा 6 बना दूं, तो जो फाइनल ट्रॉपिक लेवल होगा, जो अंतिम पोषक स्तर होगा, उसमें ही कंसंट्रेशन सबसे अधिक होगी, उसमें ही उस टॉक्सिक सब्सटेंस की सांद्रता सबसे ज्यादा होगी। जैसे कि यहां पर अंतिम या कह सकते हैं फाइनल ट्रॉपिक लेवल कौन सा है, ये वाला। कौन सा है बेटा, ये वाला। से हम क्या कह रहे हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स कह रहे हैं फाइनल ट्रॉपिक लेवल। से हम क्या कह रहे हैं, किस नाम से जानते हैं, सीगल के नाम से। डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं कि सबसे पहले एंट्री किसमें हुई, इसमें सबसे पहले प्रवेश किसमें हुआ, इसमें, इसने कोई टन टन भर के डीडीटी तो इसमें आया नहीं होगा, बहुत कम आया होगा। बोले सर कितना आया होगा, डीडीटी आया 0.0 पार्ट पर बिलियन। तो बोले फिर इससे इंक्रीज होगा सब्सिक्वेंट लेवल पर, इसमें बढ़ेगा, तो बोले देख लो बढ़ते हुए यहाँ पर डीडीटी का जो कंसंट्रेशन आया वो कितना आया बेटा। रटने का अगर मान लो किसी को याद करना है तो 3 में 1 बढ़ा दो, 1 जीरो कम कर दो, तो 0.04। पर अब की बार ये पार्ट पर बिलियन नहीं है, ये करोड़ों में एक नहीं है, ये लाखों में एक है, तो ये ज्यादा है वैल्यू, 0.04 ppm। फिर बोलते हैं कि फिर आगे और बढ़ना चाहिए, जरूर बढ़ेगा। बोले डीडीटी कंसंट्रेशन कितना आया, जैसे तुमने 3 में एक एक बढ़ाया, 4 किया, 1 जीरो हटा दिया, 4 में एक और बढ़ा दो और 1 जीरो कम कर दो, तो क्या कहलाएगा, 0.5। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि लार्ज फिशेस के अंदर कितना कंसंट्रेशन हमारे को डीडीटी का देखने को मिलेगा, तो फिर क्या करोगे, अब रुक जाओ, 5 में एक नहीं बढ़ाना, सीधा क्या लिखना है, ओ पी। और जब तुम फाइनल ट्रॉपिक लेवल पे देखोगे जिसमें डीडीटी की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा दिखेगी, तो वो कितनी दिखेगी, डीडीटी की कंसंट्रेशन दिखेगी अति भयंकर, जिसे क्या कह देंगे, 25। तो अब सुनो, अपने को बायोमैग्निफिकेशन, बोले सर ये चीज तो आप पहले ही बता दिए थे, यहां से सवाल क्या बनेगा, यहां से सवाल बनेगा कि जो डीडीटी फिश ईटिंग बर्ड के अंदर, सीगल के अंदर सबसे ज्यादा दिख रहा है, वो सीगल का क्या कर लेगा, वो सीगल का क्या कर लेगा। बोलते हैं ये जो डीडीटी है, ये जो एक्सिस डीडीटी है, ये क्या करेगा, ये अफेक्ट कर देगा बेटा, ये प्रभावित कर देगा क्या, ईगल के अंदर कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को, कैल्शियम के उपापचय को, कैल्शियम को अपन Ca+2 लिख सकते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म को ये अफेक्ट कर, अफेक्ट कर देगा मेटाबॉलिज्म को। बोले सर कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम की कमी तो विटामिन से कर लेंगे पूर्ति, इनको कौन देने आएगा विटामिन, तो हम बात करेंगे ये कैल्शियम क्या कर देगा। बोले इनका काम था अंडे देना, पक्षियों का काम था अंडे देना, अंडों के ऊपर जो कवच होता है सफेद कलर का, जो उनके ऊपर शेल होता है, वो पतला बनेगा क्योंकि उसमें कैल्शियम की बहुत आवश्यकता है। तो हम क्या कह देंगे, जिसके कारण थिनिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, थिनिंग हो जाएगी, पतला पड़ जाएगा कौन, एग शेल। जो अंडे का कवच था ना, वो पतला पड़ जाएगा। अब अगर अंडे का कवच पतला पड़ जाएगा तो ये पूरा समय लेगा ही नहीं, ये पूरा मेच्योर होगा ही नहीं, इसकी क्या हो जाएगी, प्री मेच्योर, या बोल सकते हैं अर्ली ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ये अंडे जल्दी ही टूट जाएंगे, जिसे हम क्या कह देंगे, प्री मेच्योर ब्रेकडाउन, प्री मेच्योर ब्रेकडाउन ऑफ। और जब अंडे पहले ही टूट जाएंगे तो
से बाहर चूजे नहीं आएंगे, और चूजे बाहर नहीं आएंगे तो पक्षियों का क्या हो गया? पक्षियों की जो पॉपुलेशन थी, जो पक्षियों की समष्टि थी, उनमें कमी आ जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगा। किस? बर्ड पॉपुलेशन का डिक्लाइन। देखा बायोमैग्निफिकेशन कितना खतरनाक है। तो ये तो पहला एग्जाम्पल है बेटा। इसके अंदर क्या हुआ, इसमें डीडीटी की मात्रा, या बोल सकते हैं जैसे ही डीडीटी वाटर बॉडी में आया, वो डीडीटी एंट्री मार लिया किसमें? उस वाटर बॉडी में जो चल रही फूड चेन में, उस एक्वेटिक फूड चेन में। और एंट्री तो हमेशा पहले लेवल से ही। सीढ़ियां चढ़ेंगे तो पहले तो सबसे नीचे वाली चढ़नी पड़ेगी, तो टी1 सबसे नीचा स्तर था। फाइटोप्लैंक्टन जिसको कहते हैं, उसमें एंट्री हुई। उनको किसने खाया? जू प्लैंक्टन्स को, जू प्लैंक्टन्स ने खाया। उन्हें किसने खाया? स्मॉल फिशेज ने खाया। स्मॉल फिशेज को किसने खाया? बड़ी मछलियों ने खाया। और जब इन बड़ी मछलियों को कौन खा गए? बोल सकते हैं अपन किनारे पर बैठी हुई पक्षियों ने खा गए, जिन्हें हम कह सकते हैं फिश ईटिंग बर्ड्स, जिनका नाम क्या होता है? सीगल। तो सबसे ज्यादा डीडीटी का कंसंट्रेशन हमें फाइनल ट्रॉपिक लेवल में देखने को मिला, जिसके साइड इफेक्ट क्या हुए? इस बायोमैग्निफिकेशन के साइड इफेक्ट क्या हुए कि ये जो बर्ड थी, इसके शरीर के अंदर कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होना चाहिए था, वो डगमगा गया, वो अफेक्ट हो गया, जिसके कारण इनके जो अंडे बन रहे थे, उन अंडों के जो कवच थे, जो एग शेल था, वो एग शेल कैसे पड़ गए? पतले पड़ गए, उनकी थिनिंग हो गई, जिसके कारण वो प्रीमेच्योर, या बोल सकते हैं समय से पहले फूट गए। अर्ली ब्रेकडाउन हो गया, प्रीमेच्योर ब्रेकडाउन हो गया, जिसके कारण बोलते हैं बर्ड की पॉपुलेशन घट गई या घटने लग गई। अपन ने इसके अंदर अभी डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे थोड़ा छोटा सा और पॉइंट बच रहा है इस टॉपिक के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन ऑफ, सेकंड एग्जांपल है बेटा ये, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मरकरी। क्या है बेटा? बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मरकरी। तो अब अपन इतनी ना चार्ट नहीं बनाएंगे, चार्ट तुम्हारे को पहले से पता है, एक्वेटिक फूड चेन। लेकिन अब जिन मछलियों को कौन खा रहा था? वो पक्षी खा रहा था, बर्ड खा रहा था। समझ लो उनमें डीडीटी नहीं आया, उनके अंदर कौन आ गया? उस पानी में मरकरी आ गया। कैसे? और मरकरी ने एंट्री किस में ले ली? फाइटोप्लैंक्टन्स में। उनको किसने खाया? जू प्लैंक्टन्स ने। उसको किसने खाया? छोटी मछलियों ने। उसे किसने खाया? बड़ी मछलियों ने। और जो मरकरी से इन्फेक्टेड बड़ी मछलियां थी, जो मरकरी से संक्रमित मछलियां थी, उन मछलियों को किसने खा लिया? हमारे तुम्हारे जैसे नहीं, बोले कोई मांसाहारी ने खा लिया, कोई है ना मछली किसी मानव ने खा ली। और मानव ने खाने पर क्या हुआ? मानव के खाने पर क्या हुआ? वो एचजी का एक्यूमुलेशन, वो एचजी का बायोमैग्निफिकेशन, वो एचजी का जैव आवर्धन अब मानव के शरीर में हो गया। और ये तो एक विषैला पदार्थ था, ये तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस था। जब मछलियों में इसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, तो हम में कैसे होता? जब मछलियों ने इसका उत्सर्जन नहीं किया, एक्सक्रीशन नहीं किया, तो हम कैसे कर पाते? इसलिए इसका जमाव हमारे शरीर में होने लगा, मानव के बॉडी में होने लगा, मानव के शरीर में होने लगा, जिसके कारण उसको एक रोग हो जाता था, ड्यू टू एक्सिस ऑफ मरकरी, ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मरकरी, जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है मिनीमाटा रोग, या जिसका नाम क्या है बेटा? मिनीमाटा डिजीज। तो हम क्या कह सकते हैं? इन माटा कॉज्ड, कॉज्ड, कॉज्ड सब इकट्ठा होना ऑफ मरकरी। और ये अक्यूमुलेशन ऑफ मरकरी किसके कारण हुआ? ऑफ, आज हमने बेटा वो दो टॉपिक तैयार किए। कल हमने इंपॉर्टेंट डेट्स देखी थी, आज हमने क्या देखा? ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा। और सेकंड टॉपिक हमने क्या देखा बेटा? बायो मैग्निफिकेशन देखा। होप करता हूं आपने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से आपको लिखने का समय मिला होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें से लिखना हो तो या बोल सकते हैं याद साथ के साथ आप करते चले और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स, बड़े बड़े टॉपिक्स को बहुत आसानी के साथ याद करने के लिए डेली आप वीडियोस देखते
देखते रहिए और हमारे सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी अगर आप जैसे थोड़े समय बाद में हम लोग इनकी पीडीएफ को टेलीग्राम पे भी डालना शुरू करेंगे। और अभी तो हम बीच बीच के टॉपिक्स उठा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, लेकिन इसका जो हम कोर्स एप्लीकेशन पर चलाएंगे उसमें बहुत सीरीज वाइज सारे के सारे टॉपिक्स आपकी जेट एग्जाम से पहले हम लोग कवर करा देंगे। तो गुड लक और आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।